साथ रमा और स्वागत है आपका डीडी बिहार के मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में। और आज का एपिसोड बेहद ही खास है। आज साइबर सुरक्षा के बारे में बातें होने वाली है। जी हाँ, साइबर सुरक्षा माह चल रहा है और इस बीच साइबर सुरक्षा के बारे में ये बातें होने वाली हैं कि बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी, बढ़ते हुए प्रौद्योगिकीकरण, औद्योगिकता के साथ हम किस प्रकार से अपनी सुरक्षा को भी बढ़ा सकते हैं। और अब बारी है आपको हमारे खास मेहमान से मिलवाने की। अभिनव दीक्षित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहेंगे कि साइबर सुरक्षा माह जो चल रहा है उसके बारे में क्या उद्देश्य है इसकी जानकारी हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताएं इसके बारे में। जी देखिए, साइबर सुरक्षा जागरूकता माह का जो मुख्य उद्देश्य है वो है देश भर में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना। आज हम एक ऐसे युग में हैं जहां पर साइबर स्वच्छता एक बहुत ही अनिवार्य विषय है। इसके बारे में अपने जो उपभोक्ता हैं, जो कोई भी इस साइबर युग से संबंधित है, उसको एक साइबर हाइजीन के बारे में उसके प्रति उसकी जागरूकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। जैसे सामान्यतः जब आप इंटरनेट या किसी भी ऐसी डिवाइस से कनेक्टेड हैं तो उस दौरान आपको किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए, इसको प्रशिक्षण के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से शिक्षण सामग्री वितरित करने के साथ अनेक प्रकार के प्रयास, अनेक प्रकार के कदम इस दिशा में इस माह में उठाए जाते हैं और कोशिश ये करी जा रही है कि इसको एक जन आंदोलन का रूप दिया जा सके, क्योंकि यह जिम्मेदारी केवल किसी तकनीकी संस्थान या सरकार की मात्र ना हो करके इसमें हम सबका समावेश करना चाहते हैं, जिसमें नागरिक, तकनीकी संस्थान, प्रशिक्षण केंद्र, यहाँ तक कि जो हमारे दैनिक उपभोक्ता हैं, ये सब इसमें शामिल हों और हम एक डिजिटली सशक्त भारत का निर्माण कर सकें। तो जी हाँ, हमने जाना किस प्रकार से साइबर सुरक्षा कितनी इम्पॉर्टेंट है और आज के युग में जब हमारा काफ़ी सारा समय जो है इंटरनेट पर बीत रहा है, ऐसे में खुद को सुरक्षित रखना और इसके बारे में जानकारी लेना काफ़ी खास है और बेहद ही ज़रूरी है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं अभिनव दीक्षित जी से। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि साइबर सुरक्षा आज हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ी बात है और ऐसे में आप कैसे देखते हैं कि इसका महत्व समय के साथ कैसे बढ़ रहा है? देखिए, पिछले 2 दशकों से हमारे जीवन में डिजिटलीकरण बहुत तेज़ी से हुआ है। आज स्थिति ये है कि ग्रामीण इलाकों समेत पूरे भारतवर्ष में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बैंकिंग, शॉपिंग, शिक्षा से लेकर के हमारा जो सामाजिक संपर्क स्थापित करने जैसा, ये सब कुछ ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा है। तो इसके साथ साइबर सुरक्षा का महत्व हर व्यक्ति के लिए और ज़्यादा बढ़ गया है। अगर मैं डेटा की बात करूं तो जिस गति से डिजिटल उपयोगकर्ता बढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से साइबर खतरों में भी निरंतर बढ़ोतरी होती जा रही है। आंकड़े बताते हैं कि भारत की साइबर घटनाओं की संख्या में हर साल तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। उदाहरण के लिए भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम, जिसे हम CERT-IN के नाम से जानते हैं, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया के अनुसार वर्ष 2022 में जहां तकरीबन 14 लाख साइबर घटनाएं रिपोर्ट करी गई थीं, वही 2024 में बढ़कर के 20 लाख से भी अधिक हो गई हैं। मतलब कुछ ही सालों में इसमें बहुत उछाल आया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि अब साइबर सुरक्षा IT कंपनियों, सरकारी विभागों और उपभोक्ताओं तक ही सीमित नहीं, बल्कि हर आम आदमी जिसको पैसे का लेन देन, जिसकी अपनी पहचान, गोपनीयता, ये इन सारी जानकारियों के साथ सीधी जुड़ी हुई है। इसलिए इसका प्रभाव हमारे पर बहुत ज़्यादा है। इसलिए आज साइबर सुरक्षा हर व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है और आगे चल कर के इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ेगा। तो सर, साइबर सुरक्षा जैसे हम समझते थे कि ये एक डिफ़िकल्ट टॉपिक है, ये शायद आम आदमी का टॉपिक है और आम आदमी को इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आम आदमी पर इसका प्रभाव जो है काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। बिल्कुल ये बात है। इसी के साथ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि बिहार या पूर्वी भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो साइबर अपराधों का रुझान कैसे दिख रहा है और किस प्रकार से इसकी बढ़ोतरी हो रही है, किस प्रकार से लोग इसके बारे में खुद को सुरक्षित कर रहे हैं, इसके बारे में बताएं।
जी देखिए, बिहार सहित पूर्वी भारत में हाल के वर्षों में साइबर अपराध का ग्राफ जो है वो बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ा है। अगर हम बिहार के आंकड़ों पर नज़र डालें तो स्थिति चिंताजनक है। प्रतिवेदित अर्थात जो हमारे रिपोर्टेड केस हैं, इनकी संख्या में कई 100% की वृद्धि देखी गई है। बिहार पुलिस के अनुसार 2022 में जहां 16,000 साइबर अपराध के मामले दर्ज किए गए थे, 2023 में यह संख्या बढ़कर 4800 हो गई और 2024 में 5700 से भी ज़्यादा मामले रिपोर्ट किए गए हैं। यानी सिर्फ 2 वर्षों में इन मामलों में लगभग 200% का उछाल आया है। राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल NCRB जिसको हम कहते हैं की अगर शिकायतों को देखें तो 2021 की तुलना में 2024 तक बिहार में 600% से अधिक आर्थिक साइबर अपराध की शिकायतें दर्ज हुई हैं। ये एक अभूतपूर्व वृद्धि है और बहुत चिंताजनक विषय है। पूर्वी भारत के अन्य राज्यों में जैसे उड़ीसा, असम, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार का उछाल देखा गया है। जहाँ तक साइबर अपराधों के प्रकार की बात करें तो बिहार में मूलतः आर्थिक धोखाधड़ी जो है ये सबसे ज़्यादा देखी जा रही है। मतलब फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली हम देख सकते हैं कि जो धोखाधड़ी हो रही है वो ज़्यादा हो रही है। जी, ये ज़्यादा है और इसमें ऑनलाइन बैंक फ्रॉड्स, इसमें फेक कॉल सेंटर स्कैम्स, इसमें डिजिटल वॉलेट स्कैम्स, सोशल मीडिया हैकिंग, फिशिंग जो कि ईमेल और मैसेज के ज़रिए जो बेसिकली पैसा निकाला जाता है, पहचान की चोरी, और ये सब जो है ये सब मूलतः इसमें ज़्यादा देखे जा रहे हैं बिहार के। जी हाँ, हमने जाना यहाँ पर किस प्रकार से जो रास्ते हैं साइबर अपराधियों ने खोजे हैं, जैसे फिशिंग है, जिस प्रकार से ऑनलाइन फ्रॉड है और फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली जो है इस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि किस प्रकार से आपके पैसे जो है वो गायब हो सकते हैं। पर इस बीच ये कार्यक्रम है जहाँ पर अभिनव दीक्षित जी है जिनसे हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप अपने पैसों की सुरक्षा कर सकते हैं और ना सिर्फ पैसों की, अपने डेटा, अपने प्राइवेट इंफॉर्मेशन की भी सुरक्षा कर सकते हैं। इसके साथ सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहां पर हमारा काफ़ी सारा समय बीतता है, तो यहाँ पर कितनी सुरक्षा की आवश्यकता है और किस प्रकार से यहाँ पर साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं? देखिए, मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया आज साइबर अपराध के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़े टूल बन गए हैं। आज हर एक हाथ में मोबाइल है और हर एक मोबाइल में इंटरनेट है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें एक बहुत बड़ा कारण मैं कहूँगा एक ये भी है कि सस्ते मोबाइल फ़ोन और बहुत सस्ता डेटा एक इसका एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है। तो ये समझ लीजिए कि साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड की जो शुरुआत है वो इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन से ही शुरू होती है। सबसे पहले आप सोशल मीडिया में जहाँ तक जाने का सवाल है, बेसिकली मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आपको मैसेज भेज करके इसमें मैलवेयर फैलाना, सोशल मीडिया इंटरेक्शन के दौरान आपके सोशल प्रोफाइल को चोरी करना, आपकी व्यक्तिगत पहचान को चुराना, आपसे दोस्ती करके बेसिकली जो है उसमें उस तरीके से इकोनॉमिक फ्रॉड्स करना। तो किसी भी इसमें बेसिकली तो आप ये मोटा मोटा मान करके चलिए कि ये सबसे बड़ा टूल है आज की डेट में साइबर फ्रॉड का के संदर्भ में। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जैसे फिशिंग लिंक भेजना, मैसेंजर पर मैलवेयर फैलाना, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर सेक्सटॉर्शन जैसे ब्लैकमेलिंग करना, ये सब अपराधियों के आम हथकंडे बन गए हैं। अगर मैं आंकड़ों के बारे में बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों से पाया गया है कि 2021 में दर्ज साइबर अपराधों में करीब 23% मामले फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए ही अंजाम दिए गए। इसी तरह मोबाइल फ़ोन पर आने वाले OTP, ठगी संदेश, लॉटरी जीतना, इनाम के झूठे SMS, UPI लिंक क्लिक के माध्यम से ठगी जैसी वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। खासकर जैसा मैंने बताया हमारे यहाँ पर भी स्मार्टफ़ोन काफ़ी सस्ते हैं और डेटा भी बहुत सस्ता है। इसकी उपलब्धता ने इस कामों को और ठगों को। सर इस बीच आपने लिंक्स के बारे में बात की, OTP के बारे में बात की, तो कृपया करके हमारे दर्शकों को ये बताएं कि किस प्रकार से इन लिंक से जो है खुद की सुरक्षा करना, कौन से लिंक्स ठीक है और कौन से लिंक्स खराब है?
अगर लिंक्स और ओटीपी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर बहुत सारे काम जो है वो लिंक्स और ओटीपी से हो रहे हैं, चाहे किसी एप्लीकेशन में आपको लॉगिन करना है या फिर कोई भी छोटा सा मामूली सा काम, तो इसके बारे में बताएं। जी देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सोर्स क्या है। आप जिस किसी भी लिंक को क्लिक करने जा रहे हैं, क्लिक करने से पहले उस विषय पर ज़रूर एक बार सोचें। किसी भी चीज़ को जाने बगैर किसी भी लिंक को क्लिक करना तो आफत को न्योता देना जैसा है। गलत लिंक को क्लिक करने के साथ साथ कौन कौन सी परेशानियां आ सकती हैं? मैडम, गलत लिंक क्लिक करने से वो आपके सिस्टम में दाखिल हो सकते हैं। अगर आपके सिस्टम की सिक्योरिटी मुस्तैद नहीं है, अगर आपका ओएस अपडेटेड नहीं है, सिक्योरिटी इंटैक्ट नहीं है, एंटीवायरस काम नहीं कर रहा है, तो वो आपके सिस्टम में पूरा अंदर तक जा कर के आपका जितना डेटा है, आपकी जितनी व्यक्तिगत जानकारी है, जितने आपके पासवर्ड्स हैं, जितने आपके मतलब जो भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इस सारी इन्फॉर्मेशन को ना ही वो केवल निकाल सकते हैं, बल्कि आपके पूरे के पूरे सिस्टम को वो हैक कर सकते हैं और आपको अपंग सा बना देते हैं। इसी से नए तरीके के साइबर फ्रॉड्स की शुरुआत होती है। जी बिल्कुल, तो हमने जाना कि इस प्रकार से किसी भी अनजान लिंक को ना दबाएं। ये करने से आपके जो कंप्यूटर या मोबाइल में जो भी डेटा है वो चोरी हो सकता है, और ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें ना सिर्फ बैंक अकाउंट की डिटेल्स होते हैं, बल्कि और भी चीज़ें होती हैं, जैसे फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोज़ है, और आपकी बहुत ही ज़्यादा निजी जानकारी होती है। तो जी हाँ, बिना जाने, बिना किसी लिंक या ओटीपी के स्रोत को जाने उस पर क्लिक ना करें। इसी के साथ सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि साइबर अपराधों के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो मोबाइल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तो हमने जान लिया, बट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डेटा लीक का, तो इसके बारे में कुछ बताएं। जहाँ तक डेटा लीक का सवाल है मैडम, उसका भी जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो बेसिकली तो सोर्स और मीडियम तो इसका यही है। अगर आपकी सिक्योरिटी इंटैक्ट नहीं है, और अगर आप देखिए, जो भी चीज़ इंटरनेट पर एक्सपोज्ड है वो सबके लिए एक कॉमन क्लाउड प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। अब इसमें आपको केवल जिन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि अब आज की डेट में इंटरनेट जो है ये आपके लिए उतना ही ज़रूरी है, चाहे आप घर पे काम कर रहे हों, चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हों, चाहे आप किसी तकनीकी संस्थान में काम कर रहे हों। इन सभी जगहों पर आप किसी न किसी रूप में इंटरनेट से कनेक्टेड रहते ही रहते हैं। बिल्कुल, इंटरनेट आजकल श्वास की तरह बन चुकी है, ब्रीद है और ऑक्सीजन कह सकते हैं, जिससे काम हो रहा है। तो डेटा लीक में क्या ऐसा आपको महसूस हुआ है कि लोग देर से रिपोर्ट करते हैं? जी मैडम, इस बिल्कुल करते हैं, और बल्कि आंकड़े ये बताते हैं कि जितना साइबर फ्रॉड और जितना साइबर क्राइम हमारे देश में हो रहा है, अगर इसका आप एक्चुअली रिपोर्टेड पोर्शन देखेंगे सो वो 28% से भी कम है। इसके पीछे बेसिकली दो कारण मूलतः मैं समझता हूँ। एक है जागरूकता की कमी और दूसरा है डर। सो जहाँ तक सवाल है जागरूकता की कमी का, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके के जागरूकता महासप्ताह ये सब मनाए जाएं। स्थिति में सुधार हुआ है, ये नहीं कहूँगा कि स्थिति अब पहले जैसी है, लेकिन फिर भी अभी जागरूकता में बहुत कमी है। होता क्या है कि जब आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड होता है तो पहले आपको ये समझ में ही नहीं आता है कि आपको करना क्या है। बिल्कुल, बहुत कम लोगों को जानकारी है कि 1930 और cybercrime.gov.in ये सरकार द्वारा बनाई गई वो नंबर और सुविधाएं हैं जहां आपको तत्काल जो है वो सबसे पहले इसको रिपोर्ट करना चाहिए। लेकिन वो जागरूकता ना होने की वजह से लोग थोड़ा हकबका जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चारों तरफ बात तो करते हैं कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, बिल्कुल, हाँ। लेकिन ये जो है तो इसके बारे में जागरूकता फैलाने की अभी और ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा कि मैंने कहा, इसको जन आंदोलन का रूप देना होगा और लोगों के अंदर ये विश्वास पैदा करना होगा कि ये भी एक पुलिस है। आप किसी भी संकट में, किसी भी विपदा की स्थिति में पुलिस के पास जाते हैं और आपको उचित सहयोग जो है वो दिया जाता है, वो मिलता है। इसी तरह से साइबर क्राइम के लिए अब अलग से साइबर थाने भी बनाए गए हैं,
उसके लिए अलग से ट्रेंड पुलिस वर्कफोर्स है जो काम कर रही है। बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्निकली साउंड डिवाइसेस और टेक्निक्स का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस पे कंप्लेंट करी जाए। दूसरा मुख्य कारण है डर। मेरा ये मानना है कि आपका इंटरनेट अकाउंट, आपका सोशल प्रोफाइल, आपका मोबाइल फ़ोन, ये आपका बहुत पर्सनल डिवाइस और डेटा होता है। बिल्कुल। जब इससे कोई चीज़ निकल जाती है तो आपको अनायास ही ऐसा लगता है कि मैं पब्लिक हो गया, मेरी सारी जानकारी जो है वो लीक हो गई। अब पता नहीं उसका यूज़ मिसयूज़ किस तरीके से होगा। बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन लोग गलत कदम तक उठा लेते हैं इस डर से, इस भय से कि अब तो मैं पब्लिकली डिफेम हो जाऊंगा या पब्लिक में मेरी क्या इमेज रह जाएगी। तो एक्चुअली वित्तीय नुकसान से ज़्यादा अगर आप देखें तो इसका एक जो सोशल इम्पैक्ट है वो भी बहुत भयावह है। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों में इसके बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए और उनको इस बात का आश्वासन दिया जाए कि उन्हें कतई डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सरकारें, इसके लिए पुलिस विभाग, इसके लिए जो साइबर सेल्स हैं, ये दिन रात पूरी मुस्तैदी से उनके साथ काम कर रहे हैं। और जब ये इन मैटर्स को रिपोर्ट करेंगे तभी वो एक्टिवली उसके ऊपर काम करेंगे, तभी उसको बैक ट्रैक किया जा सकेगा और तभी जाकर के जब आप ऐसे ठगों और चोरों तक पहुंचेंगे तभी इस पर लगाम लगाई जा सकेगी। तो जी हाँ, बिल्कुल हमने जाना किस प्रकार से साइबर सुरक्षा के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक हेल्पलाइन नंबर है 1930 जिस पर आप कॉल करके अपनी मदद कर सकते हैं और साथ ही साथ ऑनलाइन भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इस बीच सर एक और सवाल होगा, उसके बाद होगा एक छोटा सा ब्रेक। सर आपसे ये सवाल होगा, कौन से उम्र के एज ग्रुप में जो है ये साइबर अपराध सबसे ज़्यादा होते हैं? मैडम मेरा मानना ये है कि इसमें दो एज ग्रुप जो हैं वो ज़्यादा देखे जा रहे हैं। एक है जिसको हम टीन एज या जेनजी आज की डेट में कह रहे हैं। बट सर जेनजी तो कह सकते हैं कि उनका जन्म मोबाइल के साथ, मतलब मोबाइल वाले युग के साथ हुआ है और ऐसे में जेनजी कैसे इसका शिकार बन रहे हैं? मुझे लगता है मैडम अधिकतम उपयोग के कारण। और देखिए कहना नहीं चाहिए लेकिन चोर हमेशा एक कदम आगे रहता है। तो जो अपराध कर रहा है उसको इनकी प्रॉपर्टीज़, इनकी हैबिट्स, इनकी मेंटालिटी, इनका यूज़र फ्रेम, उसकी भी पूरी जानकारी है। चूँकि इनका बहुत ज़्यादा समय जो है वो इंटरनेट और मोबाइल और सोशल वर्ल्ड में रहता है, इस कारण से इनकी जो वल्नरेबिलिटी है वो थोड़ी ज़्यादा है, इनका एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा है और थोड़ा फास्ट मूविंग टाइम में ख़ास करके सोशल मीडिया में ये थोड़ा इजीली शिकार हो जाते हैं। और दूसरा एक जो विशेष वर्ग मैंने देखा है वो है हमारा बुजुर्ग वर्ग। तो उसने इस टेक्नोलॉजी को अब अडॉप्ट कर लिया है और बहुत अच्छे से अडॉप्ट किया है, लेकिन फिर भी उम्र के साथ थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है चीज़ों को। तो इनको भी बहुत टारगेट किया जाता है, जहां वो अनायास ही परेशान होकर के या जिज्ञासावश लिंक को प्रेस करके या किसी प्रकार के साइबर फ्रॉड का हिस्सा बन जाते हैं, शिकार बन सकते। अगर साइबर सुरक्षा के बारे में बात करें और डिजिटल सुरक्षा के बारे में बात करें तो काफ़ी सारे शोध हो रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को डेवलप किया जा रहा है, तो इसके बारे में कुछ जानकारी दें। रमा जी, इस दिशा में बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी संस्था के अलावा और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं देश भर में जहां पर ऐसे टूल्स, टेक्नोलॉजीज़, प्रोडक्ट्स ये सब डेवलप किए जा रहे हैं। और अब मैं ये कह सकता हूँ कि और ख़ास करके आज के समय में जहाँ पर हम इंडिजनाइजेशन को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, इस क्षेत्र में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हमेशा से ये रही है कि इसमें जो वर्चस्व रहा है वो बेसिकली वेस्टर्न वर्ल्ड का ज़्यादा रहा है। लेकिन अब आज के समय पे हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडिजीनियसली डेवलप्ड टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़
क्योंकि हमें हमारा वातावरण अच्छे से समझ में आता है, हमें हमारी प्रॉब्लम्स पता हैं, तो उसके अनुरूप जो है वो भारत सरकार के माध्यम से, विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से, विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से बहुत सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ इस एरिया में डेवलप किए जा रहे हैं। अगर मैं उनमें से कुछ का उल्लेख करना चाहूँ तो अगर अपनी ही संस्था की बात करूँ तो हमारे पास भी साइबर सिक्योरिटी और फॉरेंसिक से रिलेटेड बहुत उन्नत और बहुत ही डेवलप्ड टूल्स हैं। ये टूल्स इस प्रकार के हैं कि पहले ये आपको जागरूक करते हैं कि आप साइबर सिक्योरिटी अडॉप्ट करें एज अ कल्चर, एज अ नेचर, एज अ बिहेवियर, ताकि आप पर किसी प्रकार का कोई अटैक होने ना पाए, और यदि वो हो जाता है तो उसकी जांच पड़ताल और आगे के लिए रोकथाम कैसी करी जाए। तो इन दोनों ही लेवल के टूल्स जो हैं ये भारत सरकार के माध्यम से सीडैक में डेवलप किए गए हैं और इसको देश भर में विभिन्न संस्थानों में फ्री में भी और चार्ज पर भी इसको डिप्लॉय किया जाता है। और तो ये तो हो गया सिक्योरिटी, और इसके बाद जो फॉरेंसिक्स है, इस फॉरेंसिक्स को करने के लिए भी बहुत सारे टूलों का निर्माण किया गया है। और केवल टूल्स ही नहीं, आज की डेट में हम साइबर सिक्योरिटी एंड फॉरेंसिक्स लैब्स की स्थापना कर रहे हैं, जो कि जितने आपके स्ट्रेटजिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन सब जगहों पे सेटअप किए जाते हैं, चाहे वो पुलिस हो, डिफेंस हो, आपकी स्ट्रेटजिक फोर्सेस हो। आपकी संस्थान के साइबर पोस्चर को करेक्ट और इरेक्ट करने के माध्यम से उसका साइबर ऑडिट करके बेसिकली उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा रहा है। इसके लिए अलग से टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ डिप्लॉय करी जाती हैं। बहुत मैसिव स्केल पर एंटरप्राइज डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब्स जो हैं ये इस्टेब्लिश करी जा रही हैं, जहाँ पर आप बाकायदा टीम बैठा करके ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरीके से साइबर अटैक के केस में उसका सामना कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इन सब को यूज़ करने के लिए आपका प्रशिक्षण, तो इस पर बहुत ज़्यादा जोर जो है वो हर स्तर पर, राज्य स्तर पे, केंद्र स्तर पे दिया जा रहा है और लोगों को इसके लिए ट्रेन किया जा रहा है, प्रशिक्षित किया जा रहा है, और ताकि वो साइबर सुरक्षा के बारे में जान सके और इन चीज़ों के बारे में जानकर अपनी सुरक्षा कर सके। तो जी हाँ, इसी के साथ अब बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन को पूछने की। आजकल काफ़ी सारा समय महिलाओं का भी जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर बीतता है कि किस प्रकार से वो घर बैठे खरीदारी कर सकती है, या फिर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपको दिखेंगी फ़ोटोज़ डालते हुए, या फिर अपने व्हाट्सएप स्टेटस या फिर स्टोरीज़ को अपडेट करते हुए। इस बीच महिलाएं किस प्रकार से साइबर अपराध का शिकार बनती हैं, सर इसके बारे में बताएं। रमा जी, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए महिलाएं भी अब इससे अछूती नहीं हैं। वे घर पे भी हैं, घर के बाहर भी हैं, कार्यालय में हैं, बहुत इम्पोर्टेंट और बड़े कार्य कर रही हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, हर व्यक्ति हर समय हर जगह आज की डेट में सोशली कनेक्टेड है और इंटरनेट से कनेक्टेड है। महिलाओं पर भी सेम ही रूल्स लागू होते हैं कि पहले है अवेयरनेस और उसके बाद है बेसिकली आपको उससे लड़ना पड़ेगा। तो रूल्स तो वही इम्पोर्टेंट हैं, फॉलो वही करना है। महिलाओं के केस में एक थोड़ी सी जो मुझे लगता है जो एक और मेजर समस्या हो जाती है, वो है कि यदि वे किसी ऐसे प्रखंड का हिस्सा या बेसिकली अगर वो विक्टिम हो जाती हैं, तो दो बड़ी चीज़ें, एक तो है विश्वासहीनता, बिल्कुल, कि बेसिकली वो कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। महिला है, डेटा और ज़्यादा सेंसिटिव नेचर का है, वल्नरेबल टारगेट है, इसलिए बेसिकली जो अपने स्कैमर्स हैं और बेसिकली जो ये साइबर फ्रॉड करने वाले जो ठग हैं, तो वो भी टारगेट करते हैं। और एक बार जब आपका विश्वास किसी चीज़ से उठ जाता है तो बेसिकली आपको एक झिझक, एक संकोच, एक डर आपके अंदर बैठ जाता है। तो एक इसका एक ये सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है। ये डर तो है ही कि पर्सनल जानकारी है, वित्तीय जानकारी है, लीक हो गई है, तो ये है, तो उनको भी मैडम उतना ही सजग रहने की ज़रूरत है और उतनी ही कर्मठता के साथ इससे लड़ने की ज़रूरत है। क्या पुरुषों की तुलना में महिलाओं के साथ ये अपराध ज़्यादा हो रहा है सर?
आप कह सकते हैं कि हाँ, अगर बराबर नहीं तो बराबर से ज़्यादा तो हो रहा है। ओके सर, इसी के साथ नेक्स्ट सवाल आता है कि दर्शकों, पहले जो पेरेंट्स थे, जो माँ बाप थे, उनका ये कंसर्न था कि अगर तुम ऑनलाइन गेम्स खेलोगे तो तुम्हारी आंखें खराब हो सकती है, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। और आज के स्वास्थ्य परामर्श में भी हमने जाना किस प्रकार से मोबाइल की जो लत है बच्चों में वो बढ़ रही है और इसे कम करना ज़रूरी है। लेकिन ये हेल्थ पर्सपेक्टिव के साथ ही साथ आती है साइबर बुलिंग और ये सारी चीज़ें जो एक सुरक्षा का पर्सपेक्टिव भी लाता है, जो साइबर वर्ल्ड में हम देख सकते हैं। तो सर, साइबर बुलिंग के बारे में बताएं कि ऑनलाइन गेम्स जिसमें अनजान व्यक्तियों के साथ बातचीत भी हो जाती है कभी कभार, तो ये क्या होता है? देखिए मैडम, ऑनलाइन माध्यम सीखने का, मनोरंजन का, पढ़ने का एक बहुत सशक्त माध्यम है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। आज के हमारे इस युग में बच्चों के लिए ये एक बहुत सुगम साधन है कि घर बैठे आपको जानकारी, शिक्षा, मनोरंजन ये सब प्राप्त हो रहा है। पर जैसा आपने कहा, ये बहुत चिंताजनक विषय है, खास करके बच्चों के लिए। ये बहुत टेंडर माइंड्स होते हैं और इंसिडेंटली अब बचपन से, जैसा आपने बोला कि जेनजी पैदा ही बेसिकली मोबाइल फ़ोन के साथ होता है, तो इसका एक्सपोजर इसके साथ बहुत ज़्यादा है। इसमें कई प्रकार के स्कैम्स पॉसिबल हैं। मूलतः जैसे साइबर बुलिंग की आप बात कर रहे हैं, तो इसमें बेसिकली बच्चे गेम के माध्यम से, जो स्कैमर्स हैं वो बच्चों के साथ इंगेज और इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो आप म्यूचुअल या ऑपोजिट गेम्स आप खेल रहे हैं, और उसके बाद वो बेसिकली आपको, आपकी बुलिंग करना शुरू करते हैं। जैसे आपको धमकाना शुरू करते हैं, आपकी इंसल्ट करते हैं सोशल मीडिया पे पब्लिकली, मतलब उस ग्रुप में, उस यूनिटर ग्रुप में। और तो बुलिंग वही है जो हम समझते हैं बेसिकली खिंचाई करना। तो इससे जो है वो बच्चे को के मानसिक स्वास्थ्य पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। उनका उद्देश्य वही है कि साइबर बुलिंग करके, धमका के, डरा करके उसकी व्यक्तिगत जानकारी निकाल लेना या उससे किसी प्रकार के वित्तीय सर, इस बीच एक सवाल आ रहा है दिमाग में कि साइबर अपराधियों को बच्चों को डरा धमका के क्या लाभ मिलता है? क्योंकि बड़ों में तो हम जान सकते हैं कि प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, डेटा है या फिर पैसों का लेन देन हो रहा है, पर बच्चों में ये क्यों हो रहा है? मैडम, बच्चे भी एक फैमिली का पार्ट हैं और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये एक बहुत ही आसान तरीका है बेसिकली उस परिवार में एंटर करने का। बिल्कुल, हाँ। और वो उस डिवाइस के माध्यम से आप उसमें कुछ भी छेड़खानी कर सकते हैं। उससे बड़ी बात यह है कि बच्चा है, अगर थोड़ा अबोध है, थोड़ा अनभिज्ञ है, थोड़ा अनएक्सपीरियंस्ड है, तो उसमें तो बहुत कुछ संभव है कि मतलब उसकी पर्सनल फ़ोटोग्राफ से निकाल करके और उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाल करके, तो बच्चे एक बहुत बड़ा टारगेट होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चे जो है कमज़ोर खिड़की या दरवाज़ा हो सकते हैं साइबर सुरक्षा की जो आपकी दीवार है उसको तोड़ने के लिए, और इस बीच ज़रूरी है कि आप उनकी सुरक्षा का ख्याल रखें। इस बीच सर, आज के एपिसोड में हमने काफ़ी सारी जानकारी जानी साइबर सुरक्षा के बारे में। साइबर सुरक्षा जागरूकता माह चल रहा है और इस बीच हम आपसे पूछना चाहते हैं कि किस प्रकार से जो आम आदमी है वो अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, और ये जो विशेष जानकारी है, कुछ सेफ्टी टिप्स जो है वो हमारे दर्शकों को बताएं। जरूर रमा जी। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि जब कभी भी आप ऑनलाइन हैं या इस तरीके से बेसिकली सोशल मीडिया पे कहीं भी, जहाँ कहीं भी आप इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं या आप ऑनलाइन हैं, कभी भी अपनी पासवर्ड, अपने OTPs, अपनी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ये किसी को भी शेयर ना करें। किसी से, मेरा तात्पर्य है एक्चुअली आप किसी से भी शेयर ना करें। ये आपकी पर्सनल कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, इसको आप अपने पास रखें। अपने जो पासवर्ड्स हैं इनको नियमित रूप से बदलें और कोशिश करें कि ये आपकी साइबर हाइजीन का एक हिस्सा बने। जैसे हम लोग टाइम टू टाइम अपनी दूसरी गतिविधियां करते हैं, ऐसे ही टाइम टू टाइम अपने पासवर्ड्स जो हैं उसको लगातार चेंज करते रहें। इन पासवर्ड्स को बहुत आसान, सिंपल, जानी पहचानी जो हैं उनसे ना बनाएं
कि आपका डेट ऑफ बर्थ या आपका मैरिज एनिवर्सरी या आपके मोबाइल फ़ोन की आखिरी 4 डिजिट, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाएं। जितना कॉम्प्लेक्स बनाएंगे उतना इसके हैक होने के आशंकाएं उतनी कम होती जाएंगी। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से मेरा मतलब है कि पासवर्ड के साथ इसमें एक और कोई जो है वो बेसिकली ऑथेंटिकेशन का तरीका ज़रूर अडॉप्ट करें, चाहे बायोमेट्रिक हो, वॉइस रिकग्निशन हो, कुछ भी हो, लेकिन 2 फैक्टर रखेंगे तो उससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि अगर पासवर्ड आपका हैक भी हो गया तो दूसरी जो लेयर है वो आपको काफ़ी हद तक सुरक्षित करेगी। सोशल मीडिया पर विशेष सतर्कता बरतें, क्योंकि ये एक अलग ही दुनिया है और यहाँ सामने कौन है उसके बारे में आपको भी जानकारी नहीं है, लेकिन वे आपके बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं। तो विशेष सतर्कता जो है वो सोशल मीडिया पे बरतें। कोई भी अननोन अनजान लिंक जो है वो कतई क्लिक ना करें, चाहे वो आपको कितना ही लुभावना लगे, चाहे वो कितना ही इम्पोर्टेंट लगे, चाहे वो कितना ही टाइम क्रिटिकल या डेडली लगे। ऐसा कुछ भी जो डेडली होता है वो सडनली आपके मेल पर या मोबाइल पर SMS के माध्यम से नहीं आता है। उसके आने के ज़रिए, उसका आने का टाइम फ्रेम वो सब अलग होता है। तो ये सब कुछ बेसिक प्रिकॉशंस हैं जिसको लिया जाना चाहिए टू अपने आप को बेसिकली साइबर सेफ रखने के लिए। और यद्यपि इसमें से फिर भी कभी किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाए तो निसंकोच 1930 और cybercrime.gov.in पे शिकायत करें, जहां से आपको तुरंत सहायता जो है वो प्रदान की जा सके। तो जी, हमने जाना किस प्रकार से आप साइबर सुरक्षा की जो ये जानकारी है उससे खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। आज का पूरा एपिसोड साइबर सुरक्षा जागरूकता माह जो है उसके बारे पर आधारित था और इसी के साथ हमारे जो खास मेहमान हैं अभिनव दीक्षित जी, हम आपको धन्यवाद कहना चाहेंगे। इतनी सारी जानकारी बताने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। और फिलहाल बारी है आपसे विदा लेने की। धन्यवाद।